हेलो क्लास 10th। आई होप कि जो इन बच्चों ने लाइव सेशन में ज्वाइन किया होगा उनकी ड्यू टू नेटवर्क एरर वो कनेक्टिविटी चली गई, तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अब वो आपको इस वीडियो के थ्रू कन्वे कराऊंगी मैं, और चैप्टर हम इसी वीडियो में एंड भी कर देंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, उसी को देखते हुए हम इस लेक्चर में उस चैप्टर को फिनिश करके फिर शायद नेक्स्ट सेशन में आपका डाउट सेशन ले लेंगे एक बार बिफोर योर टेस्ट। ठीक है, चलो देखो जो मैं आपको बता रही थी लाइव क्लास में वहीं से स्टार्ट करती हूँ डायरेक्टली। हम ये बायो मैग्निफिकेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा मैंने बता भी दिया था उस वीडियो में, बट नेवर माइंड, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन वंस मोर। ठीक, देखो लंबी टर्मिनोलॉजी है तो आपको उसको स्प्लिट करके स्टडी करना है। ऐसा ही किया करो, जब भी लंबी टर्मिनोलॉजी हुआ करे तो अगर पॉसिबल हो उसको स्प्लिट करके स्टडी करना, तो उसी तरीके से पढ़ा करो। देखो बायो का मतलब लाइफ आ गई उसके बीच में, और मैग्नीफाई मतलब किसी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैग्नीफाई हो रही है। अब इस बायो मैग्निफिकेशन में जो एक फेमस इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल हम लेकर इसको स्टडी करते हैं, वो किसका होता है? वो होता है DDT का। DDT की फुल फॉर्म शायद कहीं पूछी जाए या ना भी पूछी जाए, फिर भी याद कर लो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ठीक है, थोड़ी लंबी फुल फॉर्म है इसीलिए इसको हम DDT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि इथेन आ गया, इथेन एक कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, उसके अलग अलग सब्स्टिट्यूशंस हुए, उस बेसिस पर हमने इसको DDT बोला। अब ये DDT ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर हमारी जो फील्ड्स हैं उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया था एज अ फेमस इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। ऑल्दो ग्रीन रेवोल्यूशन में या फिर अपने प्रोडक्शन में बहुत मदद मिली हमको, क्योंकि एज अ इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड उसने काम किया, बट ऑन अ लॉन्गर रन इसका एक साइड इफेक्ट सामने आया, वही है ये बायो मैग्निफिकेशन। DDT की जो एक खास बात होती है वो ये होती है कि इट डज नॉट डिग्रेड, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल। ठीक है, मतलब अगर आपकी सॉइल में ऐसे ही रहेगा तो ये केमिकल डिग्रेड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। और इसके एज इट इज रहने के साथ साथ में इसके साथ एक और प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इसके मैग्निफिकेशन की। मैंने लाइव क्लास में एक फूड चेन भी लिखी थी, उसी फूड चेन को लेकर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, जू प्लैंकटन हुआ, उसके बाद आया हमारा स्मॉल फिश, फिर आई हमारी बिग फिश, और उसके बाद आई हमारी शार्क या फिर व्हेल, मतलब सबसे ऊपर का कंज्यूमर। ठीक है, तो मान लो इस जू प्लैंकटन के लेवल पर बहुत छोटी क्वांटिटी में ये DDT प्रेजेंट था, 0.0001 ppm, इतने कम लेवल में, इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट था। तो अब आप बोलोगे कि जब ये इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन में है तो क्या हार्म करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब इस जू प्लैंकटन को आगे आने वाले ट्रॉफिक लेवल्स या फिर उनके पहले वाले जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो उनको कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, तब यस this particular concentration of this DDT gets magnified. Say for example within the small fish it reaches to 0.001 ppm, within big fish it reaches 0.0, चलो 0.1 ले लो। इससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है उसके इंक्रीज होने में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर परसेंटेज का लॉ लग रहा है जैसे एनर्जी के ट्रांसफर में लगा, नो इट इज नॉट लाइक दैट, बट येस दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू शो दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज गेटिंग मैग्नीफाइड। इसका मतलब देखो कहाँ से शुरू हुआ था और शार्क में इसका लेवल कहाँ पर पहुंच गया, तो ये डेडली हो सकता है, फेटल प्रूव होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। व्हेन a concentration of a particular substance gets magnified over the trophic levels, when that particular chemical does not degrade within the organisms, then that particular process is known as biomagnification। आपके जो है बोर्ड्स के हिसाब से भी देखें या फिर कंपटीशन के हिसाब से भी देखें तो ये क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है यूजुअली, स्पेशली बोर्ड्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसके साथ में इसको नीचे लिख के पूछ लिया जाता है, या फिर ऐसे फूड चेन दे देंगे आपको और फिर पूछेंगे कि क्या हो रहा है, ये व्हाट इज द प्रोसेस नोन एज। तो दिस इज दिस बायो मैग्निफिकेशन। दिस इज वन सच प्रोसेस वेयर यू कैन स्टडी the harmful effects of what we have led to or what we have disposed of in our environment and the harm it causes। देखो अब उसका अलावा कुछ और एग्जाम्पल, ठीक है, इस बायो मैग्निफिकेशन के अलावा। ठीक है, देखो अब
देखो, इस बायोमैग्निफिकेशन के अलावा कुछ और तरीके हैं जिससे हम अपने वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैनेजमेंट उस वेस्ट का? सबसे पहले तो एक और साइड इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट देख रहे हैं हम जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक और उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? हमारा ओजोन की लेयर का डिप्लीशन। ठीक है, वी ऑल नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ओजोन इन आवर एटमॉस्फेयर, यस और नो? सबको पता होगा आई थिंक। चलो जिसको नहीं पता बता देती हूँ, अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में बहुत अच्छी तरीके से पता है। दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द यूवी रेज। ठीक, तो अगर ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन स्टार्ट हो जाए देन ऑब्वियसली इट विल अलाउ द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द यूवी रेज टू गेट ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यूवी में भी कई तरह के वेवलेंथ्स के रेडिएशंस होते हैं जिसमें से कुछ वेवलेंथ हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं, और उन हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से व्हाट वी हैव नॉट मेनी कैंसर्स, स्पेशली दिस स्किन कैंसर दैट इज़ वेरी प्रेवलेंट नाउअडेज, है ना। इसीलिए आपको बोला जाता है कि सनस्क्रीन लगाकर बाहर निकलो सो दैट जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो आपकी स्किन को इफेक्ट ना कर पाए। अब ये कैसे होता है कैंसर, और थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको आप अपने हायर स्टैंडर्ड्स के लिए छोड़ दो। आपके डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं इस यूवी रेस की वजह से, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हाँ, इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना स्टार्ट हो गया है, स्पेशली ओवर द एंटार्क्टिक सर्कल, और आपने उसको किसके टर्म्स में पढ़ा होगा? ओजोन होल। ये एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी जिसमें आपने ओजोन लेयर के डिप्लीशन को देखा होगा। तो ये होता किस वजह से है वो हमें देखना है। देखो, जो इसके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में ओडीएस जो सब्सटेंसेस होते हैं, ओडीएस मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, कुछ नया नहीं है, ठीक है। जो हमने लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख दिया, जैसे डीडीटी लिखा था ऐसे ही ओडीएस लिख दिया बस, ठीक। तो जो मेन सब्सटेंस रिलीज होता है हमारे एनवायरनमेंट में और जो ओडीएस की तरह ट्रीट होता है नेचर में, वो होते हैं ये CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगेन an organic molecule which has the substitution of this chlorine and the fluorine। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनसे निकलती है हमारी क्लोरीन गैस या क्लोरीन के एटम्स, जो ऊपर एटमॉस्फेयर में हमारी जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके इस ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको डिग्रेड करते हैं। मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी है इन ऑर्डर टू मेक यू क्लियर व्हाट एम आई स्पीकिंग। ठीक, ये इक्वेशन आप कोई वो नहीं है, इक्वेशन आप जनरलाइज फॉर्म में नहीं लिख सकते, बस मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो एग्जाम में, आपको थ्योरेटिकल पॉइंट में ही लिखना पड़ेगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारी निकल रही है क्लोरीन गैस जो इस ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट होके, क्लोरीन गैस में नहीं, क्लोरीन के एटम्स बोल सकते हो आप। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन के जो एटम्स रिलीज होते हैं वो अपर एटमॉस्फेयर में जाके इस ओजोन के साथ रिएक्शन शो करके इसकी जो थिकनेस है उसको डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन होल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ये हो गया एक और हार्मफुल इफेक्ट। अब इसके अलावा कुछ जो और चीज़ें बची हैं हमारे इसमें, वो हैं अपने गार्बेज का मैनेजमेंट। ठीक है, वही मेन है एक्चुअली में। क्या बचा है हमारा? मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज दैट वी प्रोड्यूस्ड या फिर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट दैट वी प्रोड्यूस। तो बहुत सारे ऐसे मेथडोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम इस मैनेजमेंट को अंजाम देते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे? देखो, सबसे पहला तो हमारा आता है कंपोस्ट। बहुत अलग अलग कलर के जब स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था, ठीक, तब इन अलग अलग कलर की जो बिन्स हैं उसको रखा गया था सो एज टू सेग्रीगेट द वेस्ट एंड देन दैट पर्टिकुलर सेग्रीगेशन हेल्प्स इन मैनेजमेंट। हाउ? देखो, जो हमारा किचन वेस्ट होता है या जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है यूजुअली वो हम यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने में। ये तो आप अपने घरों में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसकी ज़्यादा डिटेलिंग मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल आर वेल अवेयर। अगर नहीं है तो 8th क्लास में वीडियो पड़ी हुई है वो भी कि हम कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं अपने घरों में, उसको देख लेना। ठीक है, आई नो कि कोई भी नहीं देखेगा उसको क्योंकि सबको पता है। हाँ, अगर किसी को जानना ही है तो वो देख सकता है। ठीक, तो कंपोस्ट में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है जो एज अ ह्यूमस की तरह काम करेगा हमारी फील्ड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। तो हमने वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया एज अ एसेंशियल फर्टाइल कंपोनेंट दैट कैन बी यूज्ड इन आवर फील्ड्स। दूसरा मेथड लैंडफिलिंग।
है ना, हमारा जो वेस्ट है जो हमारे सिटीज़ में जनरेट हो रहा है उसको आप लो लाइंग एरियाज में डंप कर देते हैं एंड देन यू कवर इट बाय द अर्थ विच इज़ नोन एज दिस लैंड फिलिंग मेथड। इसके अलावा कुछ ऐसे वेस्ट जो इन दोनों तरीके से डिग्रेड नहीं हो सकते उसको हम इंसिनरेट करते हैं, मतलब यूजुअली बर्न देम और यूजुअली कंबस्ट देम एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड वेसल दैट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ ऐश। ऐश बनेगी हमारे उससे, जिस ऐश को हम वापस से लैंड फिलिंग के मेथड से डिस्प्लेस कर देंगे और हमारा जो वो जैसे स्पेशली हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं उन सबको आप इंसिनरेटर्स के थ्रू ही डिकम्पोज करते हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट मेथड है इस वेस्ट का डिस्पोजल का वो है सीवेज ट्रीटमेंट। अब आपका स्टैंडर्ड बड़ा हो गया है तो आपको ये सीवेज ट्रीटमेंट जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है ये सीवेज ट्रीटमेंट? मैंने आपको बताया आजकल तो इस सीवेज ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, है ना, STPs where you use lot many methodologies, especially the biological treatment with the help of the microbes and the decomposers in order to treat the sewage that is generated। जितना भी सीवेज हम डिस्पोज ऑफ करते हैं अपने एनवायरनमेंट में उसको ट्रीट करने के लिए अलग अलग मेथडोलॉजीज पे पहले फिल्ट्रेशन होता है ताकि बड़े बड़े पार्टिकल्स निकाल लिए जाएं, उसके बाद ऐसा वेस्ट जो माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है उनको बड़े बड़े टैंक्स में लाके डिस्प्लेस किया जाता है, डाला जाता है और फिर उसको ट्रीट किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट अ ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन बी अगेन रीयूज। और उसके अलावा जो बचा हुआ वेस्ट है उसको डिपेंडिंग अपॉन द वेस्ट इट इज फर्दर प्रोसेस। तो ये होते हैं हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसके थ्रू हम हमारा जो गार्बेज प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लगा सकते हैं। उसके अलावा 3R प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, है ना। उसके अलावा आजकल एक 4R भी आया था रिफ्यूज़ वाला कि रिफ्यूज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ऐसे करके भी है एक कैंपेन जो चल रही है। प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स का यूज़, तो ये सब कुछ डेली प्रैक्टिसेस हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए एंड these are all the practices for what? For the management of the garbage and the waste we produce। और इन सब में जो मेन रोल आता है वो आता है किसका? हमारे डिकम्पोजर्स का। ये डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं in order to degrade the waste that we produce, especially the biodegradable waste। एंड जो नहीं हो सकता वो हम और अलग अलग मेथडोलॉजीज के थ्रू मैनेज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। जो डाउट्स आएंगे उसके लिए आपकी क्लास लग जाएगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक, टेस्ट आपका थर्सडे को है, बी रेडी फॉर द टेस्ट। चैप्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बता दिए, बाकी नोटिफिकेशन आ भी जाएगा एक, ठीक है। So that is all for this lecture, especially with regard to this chapter. We will meet in our next live class, hopefully if the network error will resolve। I hope कि I'm sure कि मैं उसको resolve कर ही लूँगी next live class तक, ठीक है। तो we will meet in our next live class, till then take care। और कोई भी doubt होता है तो do ask in the comment section itself, I'll give you a reply then and there, okay। So have a good day all of you, bye bye, all the best, get ready for your test।